अपने ढंग से कह रहा हूं, लेकिन जो सिद्धि भी प्राप्त कर चुका साइंस का बच्चा, और कहीं कोचिंग नहीं की, केवल परिष्कार का ऑनलाइन कोर्स लिया पीएसआई से, उससे इसने 100% व्याकरण में मार्क्स कैसे प्राप्त किए? आओ महावीर, सुनो, ये सब आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और बच्चों इसी रास्ते पे चलोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हेलो, यस, हेलो। वो सर ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतना ऐसे कुछ किया नहीं था भाई, मैंने नॉर्मली पढ़ा था जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, और नंबर ऐसे आते हैं, कोई अलग से कुछ भी नहीं पढ़ता। कि ताली बजाओ एक बार महावीर के लिए। इस विनम्रता के लिए, इस विनय के लिए, अहंकार रहित इस भाव के लिए, यह है इंपॉर्टेंट बात। और बोलो महावीर। मेरा तो है ना बहुत बात का सोचा हुआ था कि जैसे आरएस क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद ऐसे पोडियम पे जाके बोलने का मौका मिलेगा, बट हिंदी का अच्छा हो गया था पेपर तो उस वजह से। बाकी मैं अलग से कुछ, देखो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले हो, वो मेरा पूरा फील्ड ही नहीं है, बट मैं आपको ना, आप जैसे डाउट पूछ सकते हो मेरे से पढ़ने के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कैसे क्या पढ़ना है। अभी जैसे वेटेज बता रहे थे ना इसके अंदर सर कि भाई इस सब्जेक्ट का इतना इतना वेटेज है, आपको कट ऑफ सारी पता रहती है। ऐसा तो नहीं कि कोई एग्जाम पहली बार ही हो रहा है राजस्थान में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो वाला हो, हमें सबकी कट ऑफ पता होती है, किसमें कितने क्वेश्चंस आने होते हैं हमें वो भी पता होते हैं, बट हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमें कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कौन से अटेम्प्ट नहीं करने। पूरे सवाल सबको आते भी नहीं है और पूरे आंसर अपने सामने ही होते हैं। वहां पे कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शंस में तो आंसर होना ही होना है उसके अंदर। आप एलिमिनेट कर लो कि जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर है ना, इस बार तो मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पेपर है मेरे पास एसआई वाला, अभी कोई देखे तो। बाकी जो लास्ट ईयर 2016 वाला एसआई का हिंदी का पेपर हुआ था ना, उसमें एक सवाल आया था मुहावरे का, जैसे कि ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मुहावरे का मतलब अर्थ क्या है, ऐसा सवाल आया था। अब उसके आपको भले कुछ भी नहीं आता हो, उसको 5वीं क्लास का कोई लड़का भी अगर थोड़ा सा ढंग से सोच के अटेम्प्ट करेगा तो उसमें ऑप्शन ही ऐसे देते। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया होता कि है ना कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, जिसमें थोड़ा बहुत भी ऐसे कॉमन सेंस होगा ना कि ये अर्थ तो होना ही नहीं है उसके अंदर। आप ऐसे ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन मिल गए, 4 में से आप 2 ऑप्शन हैं, आपको पता मैक्सिमम क्वेश्चंस में पता चल जाते हैं कि 2 क्वेश्चन है, इनमें नहीं होना, फिर कंफ्यूजन 2 में होता है। और जब 2 में कंफ्यूजन है तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन में। तो ये मैंने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। जैसे उसके बाद है ना, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने तो बुक पढ़ी थी, आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल होगा वो हो सकता है कि अलग हो। मैंने बुक पढ़ी थी तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे मैंने एक जनरल रीडिंग मार ली थी, जैसे उसमें कुछ भी दिया हुआ है, पर्यायवाची दिए हुए, विलोम शब्द, पहली बार में कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक आप सिंपल रीडिंग मार लीजिए उसके अंदर कि जैसे आपको कुछ याद हो ही नहीं रहा है, आप देख लो एक बार, जैसे ये दिया हुआ इसका, ये दिया हुआ, 2-3 बार ऐसे जनरल रीडिंग मार लो। फिर आपको नेक्स्ट टाइम आप जब अगली बार पढ़ोगे ना तो आपको पहले से चीजें पता होती है कि मुझे क्या चीज याद हो रही है और मुझे क्या चीज याद नहीं हो रही है। कुछ विलोम शब्द ऐसे होंगे, कुछ चीजें ऐसे होंगी, या जैसे हिस्ट्री पढ़ लो तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे वो युद्धों के वो टाइम ऐसे होंगे ना, आपको खुद को पता चल जाता है कि ये चीज मुझे याद नहीं हो रही है। तो आप उस चीज को है ना, जैसे मेरा ऐसे था कि मैं ना 2 अलग अलग पेन यूज करता था। एक ब्लू पेन हो गया तो मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लेता था, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी कि यार ये ऐसे तो याद हो रहा है मेरे को, बट दिक्कत ये आ रही है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये ऑप्शन सामने आ रहा है ना, तो मेरे को चीजें याद आ रही है, तो मैं उसको ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर देता था। फिर और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको कई सारी चीजें ऐसे मिलेगी कि ये चीज तो यार मैं 10 बार पढ़ लिया, उसके बाद भी मेरे को याद हो ही नहीं रही ये वाली चीज, तो आप उसको रेड पेन से कर लो। मैंने ऐसे किया था कि मैं उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर लेता था। फिर भी कई सारी चीजें होती थी, या ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं। जैसे आप है ना, एक हिंदी की आती है ऑल एग्जाम रिव्यू नाम से बुक आती है, जिसमें राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए ना उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनके पूरे के पूरे सेट रहते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन। अभी हिंदी में एक वो शब्द शुद्धि में आशीर्वाद वाला है वो शब्द, वो कोई 50 बार पूछ लिया होगा कोई एग्जाम के अंदर, हर बार आता है। एक वो उज्ज्वल वाला हो गया हिंदी के अंदर, सबको पता है कि वो सवाल आने आने हैं, तो आप उनको अलग से हाईलाइट ही कर लो कि जैसे आप नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो आप अपना पूरा टाइम खराब नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी कोई टॉपिक है उसमें 20 पन्ने, और पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, ऐसे नहीं कि मतलब धीरे धीरे पढ़ रहे हो कि आज एक दिन में केवल मुहावरे वाला टॉपिक पढ़ूंगा या फिर एक दिन में हो गए विलोम शब्द वाला टॉपिक पढ़ूंगा। आपको स्पीड से पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है मतलब कंपटीशन किस टाइप में और कितनी तैयारी की जरूरत है, और
चीजें लिमिटेड रखो। आपको जो कोचिंग में पढ़ा, मैंने मतलब कोचिंग ली है ऐसे, इसके लिए नहीं ली थी, आरएस के लिए ली थी, बट आपको पता है चीजें कि आपको कितनी पढ़नी पड़ती है, सबको पता होती है ये चीजें। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाला मतलब मेरे है नहीं, डोमेन में नहीं है, तो उसके आप पूछो तो इन जनरल रीडिंग से पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो वाला मैंने तैयारी नहीं की, मेरा एग्जाम निकल जाएगा ये पता है मेरे को, वीडियो वाला हुआ, पटवारी वाला हुआ, तैयारी एक बार ही होती है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की कर रहे हो। आपने पुलिस की भी तैयारी की होगी ना, तो वही सिलेबस है, पटवारी की भी कर रहे हो तो भी वही सिलेबस है, वीडियो की कर रहे हो तो भी वही सिलेबस है, या एसआई की कर रहे हो तो हिंदी वाला पेपर अलग आ जाता है, बाकी जीके का सिलेबस तो वो का वही रहता है। तो आपको पढ़ना एक बार ही है, तो क्यों ना एक बार पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लो। जब वैकेंसी आ रही तो आप 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है, फिर उस टाइम सब लोग है ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और माइंड की भी एक लिमिटेशन होती है कि माइंड रिटेन नहीं कर पाता इतनी चीजें। आप एक दिन में हो सकता है 100 पेज पढ़ लोगे किसी बुक के, बट आप जब अल्टीमेटली उसका आउटपुट देखोगे ना, तो उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आना है वहां पे। मतलब ये आपको 30% चीजें याद हो रही, तो उससे अच्छा ना जब आपके पास अभी से टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके चीजें अभी से पढ़ने लग जाओ। और कई अभी आप वीडियो वाले या हो या कोई टीचर वाले मेरे से इन जनरल कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी मेरा 27 को प्रीलिम से मेरा आरएस वाला, तो मुझे भी 10-15 मिनट बाद निकलना पड़ेगा। तो किसी को पढ़ने से रिलेटेड पूछना है, या कोई सब्जेक्ट है कि सर वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही मुझे, उसमें क्या करना चाहिए, या जैसे कि कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसका वेटेज काफी है, जैसे आप कोई पेपर देख लो उसके अंदर, अभी सर ने सेकंड ग्रेड वाला बताया था कि हिंदी वाला पेपर है ना, उसमें हिंदी के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो आप उसको तो स्किप कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। उसको स्किप कर दोगे तो नंबर कहाँ बचेंगे फिर पीछे भी। वैसे भी तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ये चीज बता सकता हूँ कि किसको कैसे पढ़नी है, तो किसी को कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा यहाँ पे। आप पूछ सकते हो ऐसे, मतलब और ऐसे हाथ खड़ा करके, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है? इतना तो ऐसे रखो, मैं आज पहली बार स्टेज पे आके बोल गया, आप लोग हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो ऐसे बुरे से। यस हाँ हाँ पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो। हाँ देखो, पेपर अटेम्प्ट करने वाली बात ये होती है कि जैसे मेरे से पूछोगे तो मैंने हिंदी का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, एक भी मॉक नहीं दिया था मैंने, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं एग्जाम्स देते रहता हूँ। मैं एलडीसी लगा हुआ हूँ पहले से राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, 1.5 महीने नौकरी की थी, फिर मैं छोड़ के आ गया था, वो बात अलग है। बट है ना एक स्किल, उसके लिए आप ना टेस्ट सीरीज देते रहो कंटिन्यूसली, फिर आपको पता चलेगा कि आप जैसे आपने एक टेस्ट सीरीज दे ली, उसके बाद आंसर की आप मैच कर रहे हो ना, तो उस टाइम जो क्वेश्चन गलत हुआ ना, उस टाइम आप सोचो उस क्वेश्चन के बारे में कि जिस टाइम मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। और कुछ एक सवाल तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही इजी होंगे और गलत होंगे। मेरे भी एसआई वाले में, जीके वाले में 7 से 8 सवाल ऐसे गलत हो गए थे उसके अंदर। तो वही है, टेस्ट सीरीज देते रहो कंटिन्यूसली। या फिर जैसे आपने कोई टॉपिक कर लिया ना, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई सा भी पढ़ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और उसके बाद आप ऑल एग्जाम रिव्यू देख रहे हो उसके बाद में, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको अटेम्प्ट उसी टाइम कर लो। जैसे आपने एक टॉपिक फिनिश किया और उसी के बाद में वो वाले टॉपिक्स आपने, वो जो क्वेश्चन आए वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको अप्रोच पता लगने लग जाती है धीरे धीरे करके। और फिर वो दिन पे मैटर करता है कि आप उस एग्जाम के टाइम आप क्या सोच रहे होते हो। आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपको एग्जाम के टाइम में कोई चीज याद नहीं आई तो फिर नहीं आई है, वो सीधा सीधा है। जैसे एक है ना, मेरे जीके में क्वेश्चन आया था, जिसने ऐसा का दिया था, मेरा 15 तारीख को था, उसमें आया था मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है, ये सवाल था। उसमें सबसे पहला ऑप्शन था गिरते हुए लिंगानुपात को रोकना, और वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई गलत नहीं है। मैंने वो ऑप्शन देखा और मैंने वो ऑप्शन मतलब सीधा टिक कर दिया और ओएमआर में फिल कर दिया। फिर जब मैं आया और मैंने आंसर की वापस चेक की थी तो उसमें ऑप्शन अलग दिया हुआ था, जो राइट, उसमें ऑप्शन क्या दिया, डी दिया हुआ था। उसमें ऑप्शन था कि गिरते हुए लिंगानुपात को रोकना तथा महिला सशक्तिकरण। वो ज्यादा वाइड आंसर था और वो ज्यादा सही आंसर था, तो मैंने मतलब नीचे पढ़ा ही नहीं, वो मेरी गलती थी। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक तो चारों ऑप्शंस को पढ़ो, आप चाहे हिंदी में कर रहे हो चाहे ज्योग्राफी में कर रहे हो, चारों ऑप्शंस पढ़ो, आपको पता लग जाती है चीजें कि भाई ये एक या दो ऑप्शंस तो होने नहीं है। फिर आप अगर नोट्स में, और मैक्सिमम चीज आपको नोट्स से मिल जाती है, आप यहाँ पे पढ़ोगे या मतलब ऑल एग्जाम रिव्यू में भी पढ़ो। नए क्वेश्चन अभी हिस्ट्री में कहाँ से पूछेंगे नए सवाल, हिस्ट्री जो होना थी हो गई। करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डिपेंड नहीं होना है कहीं पे भी कि आप है ना कि जैसे बस मैं तो ये एक ही क्रोनोलॉजी पढ़ूंगा, पढ़ते रहो आप चीजें। आपको यूट्यूब पे कोई मतलब कोचिंग का ढंग का वीडियो मिल गया, उसको भी देख लो, और बाकी तो टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट सीरीज से अलाउ बेटर।
हाँ, जीके में सिलेक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है, उसके लिए जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एसआई वाले में था जैसे ना कि 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ रहे थे, 15 क्वेश्चन साइंस के आ रहे थे। अब मुझे पता है कि मेरी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं आज भी मतलब ऐसे कह सकता हूं कि पटवारी वाले में मैं दूंगा तो मेरे 45 में से 45 सवाल सही होने मैथ रीजनिंग में। अब मैं आपको वो चीज बोल दूंगा कि आप मैथ रीजनिंग छोड़ के चले जाओ, मतलब पढ़ो मत, काम चल जाए, वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी को है ना मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, मेरे को हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रही है, तो मुझे उतना एफर्ट डालने की जरूरत है ही नहीं। बाकी अभी जैसे पटवारी वाला एग्जाम है ना, उसमें इंग्लिश में सवाल बहुत ही कम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, आई थिंक 300 में से मैक्सिमम 10-15 नंबर के आने वाले इंग्लिश के सवाल। लेकिन लोग उस इंग्लिश के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े रहेंगे ना कि मेरे को जब तक सारे सिनोनियम या एंटोनियम याद नहीं होंगे ना, मैं छोड़ूंगा ही नहीं इंग्लिश को। तो आपको वैसे बिल्कुल, आप वेटेज देखो ना, 300 में से कट ऑफ 210 नंबर जा रही है, तो आप 240 नंबर के लिए प्रिपेयर करो, उससे ज्यादा कट ऑफ क्या ही जाएगी वैसे भी। और उसके लिए सिलेक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है। आपको हिस्ट्री में जैसे आप बोल रहे हो ना मटेरियल बहुत ज्यादा है, एसआई वाला पेपर दिया था ना, तो उसमें हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन के अंदर वेटेज क्या होता है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आता है, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री आता है। इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों आते हैं। अब आप नोटिस करना चाहिए, आरएस का पेपर हो, कोई सा भी इन जनरल पेपर होता है ना, एंशिएंट और मिडिवल के हार्डली 1 से 2 सवाल मिलेंगे आपको। तो आप उसमें उतना एफर्ट क्यों लगा रहे हो उसमें, जिसमें से आपको सवाल ही 2 ही मिलने, उससे चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, या उतने टाइम आप मैथ रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दे लो, या उतने टाइम आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे लो। तो आपकी खुद की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मुझे ये पता है कि मेरी ये सब्जेक्ट अच्छी है और मैं उन पे मतलब मेरे को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूंगा कि आपको करंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आ रहा है, मेरे आने से तो आपके सवाल होने नहीं है, वहां पे आना आपको ही पड़ेगा, वहां पे सीधी सी बात है। तो आप ना सिलेक्टिव चीजें पढ़ा करो। एक है ना सिलेबस, जैसे सर ने अभी बताया था, सिलेबस का ना कि टू द पॉइंट पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जो सिलेबस में नहीं दी हुई है, किसी भी गाइड में मिल जाती है अपने को, या कहीं भी करंट अफेयर्स में मिल जाते हैं, अपने सिलेबस में नहीं है वो चीज, और हम लोग उस चीज को पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं वो वाली चीजें। तो एक तो सिलेबस को सामने रखो, और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, उसको बहुत लिमिटेड रखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप राजस्थान हिस्ट्री में मान लो 15 में से ना आपके 10 सवाल सही हो रहे हैं, मतलब हर पेपर में 10-11 हो रहे हैं, और आपको एक सवाल ऐसा मिल गया जो किसी को स्पेशल गाइड में दिया हुआ था, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ, तो आप लोग उस नई गाइड को पढ़ने के चक्कर में लग जाओगे कि ये इस गाइड में से क्वेश्चन आए थे तो मैं ये वाली गाइड पढ़ लेता हूँ। और यूटिलिटी कितनी है, एक तो आपको हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूं और मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है। एक रूल होता है जिसको पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, कि अपने जो 80% रिजल्ट्स आते हैं ना, वो अपने 20% एफर्ट से आ जाते हैं। जैसे आप एसआई वाला पेपर देख लो ना, हिंदी वाला, 200 में से 140 नंबर सब लोगों के आ जाएंगे उसके अंदर, 140 135 नंबर। जिसने 10th किए ना अभी, उससे आप हिंदी का पेपर दिलवा लो, उसके 130 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉमन, उससे आगे आपको जाना पड़ेगा ना, आपको 20% आउटपुट के लिए उस टाइम आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं। तो वो चीजें हैं, आपके पास सब चीजें अवेलेबल रहती है, स्टडी मटेरियल रहता है, टेस्ट सीरीज आपको कोचिंग में मिल जाती है। और कोचिंग पे भी ऐसे डिपेंड नहीं होना है पूरा कि जैसे मान लो कि ना मैथ रीजनिंग है, उसमें बोलते हैं मुझे तो शुरू से अच्छी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मैंने सर 10 क्लास से ले ली, उसके बाद भी मुझे ये जैसे परसेंटेज कभी समझ में नहीं आया, ऐसे होते ना। ठीक है, कोचिंग में समझ में नहीं आया, हर टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है, और सबको अभी 400 जने हैं ना, तो 400 में से हो सकता है 380 को समझ में आ गई, तो वो एक मेजोरिटी होती है। 20 को नहीं भी आ रहे ना, तो आप जाके यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो देखो। ऐसा तो है नहीं कि कभी भी समझ में नहीं आएगा यार, समझ में आता है, चीजें पढ़ते हो तो सब चीजें होने लग जाती है। वो एक इंग्लिश में कोट होता है बहुत मतलब अच्छा सा, मैंने रूम में लगा रखा है ना, कि हाउ बिकम्स इजी व्हेन योर व्हाई इज क्लियर, कि आपका वाई क्लियर है ना, कि मेरे को क्यों करना है। आप वीडियो हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड, आपका अगर पर्पज आपको क्लियर है ना कि मेरे को क्यों सिलेक्ट होना है इस एग्जाम के अंदर, तो उसको कैसे क्लियर करना है वो आप लोग ढूंढ ही लेते हो वहां पे। तो वो चीजें हैं बस, उसके अलावा और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी इस मैंने वाइडली मतलब बता दी है चीजें, इसके अलावा और कोई चीजें इतनी होगी भी नहीं वैसे। यस, टॉप करना हो तो देखो इधर आओ, देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ रही है, क्या हो यार, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा या अगर कोई एग्जाम टॉप करना हो तो उसके लिए अलग से क्या पढ़े या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को एग्जाम टॉप करना है। पहली बात तो ये, मैंने हमेशा ये सोच के पढ़ाई की है कि जितने मेरी कट ऑफ है ना, उससे मेरे 30-35 नंबर ऊपर आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाऊंगा। और आप जब चीजें पढ़ते जाते हो ना, तो आप कभी पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ये थोड़ी सोचोगे कि भाई आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपके पास वाले के कितने नंबर आ रहे होंगे वहां पे। आपको तो ये पता होगा ना कि आप अपना बेस्ट एफर्ट कैसे डाल सकते हो। आवाज होगी
ओके ओके। अभी सही है आवाज? अभी आ रही? आ रही है भी आवाज? तो अभी है ना, जैसे कि आप कभी भी इतना प्रेशर तो लेना ही नहीं है अपने को कि मेरे को मतलब फर्स्ट रैंक ला। आप प्रेशर लोगे तो आपकी माइंड की जो है रिटेंशन पावर ऐसे ही कम हो जाएगी वहां पे। अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही, ठीक है। तो है ना कि आपको है ना कभी ऐसे प्रेशर लेके पढ़ना ही नहीं है कि मेरे को मतलब फर्स्ट रैंक का तो सोचो ही मत। अच्छी बात है सोचना, जैसे कि कोई आरएस की प्रिपेयर कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, मैं भी सोचता हूँ कि अच्छी रैंक आए, सिंगल डिजिट आ जाए, डबल डिजिट से पीछे नहीं जाए, मतलब 99 से पीछे नहीं जाए। तो ये मैं तो ऐसा की तैयारी कर रहा था, तो बस इतना सोचा था कि हिंदी में तो मेरा पहले से सोचा हुआ था, मैं पहले बोल देता था कि जैसे कोई टेस्ट सीरीज देते रहते थे ना, बोलते थे कि तू टेस्ट सीरीज नहीं देगा क्या, तो मेरे को पता है मेरे अच्छी है हिंदी और मैंने मतलब पढ़ लिया अच्छे से, तो मैं हिंदी में मेरे को पहले से पता था कि मेरे 180 प्लस मार्क्स तो मैं ऐसे ही ले आऊंगा, मेरे को कल भी पेपर दिलवा लेंगे। तो वो चीज होती, जब आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आप सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो रैंक अपने आप ही आ जाएगी आपके वहां पे। अलग से आपको फोकस करने की जरूरत है ही नहीं कि मतलब रैंक अच्छे मार्क्स आएंगे तो रैंक अपने आप आपकी इंप्रूव होती जाती है। और आप कोचिंग में हो ना, तो कोचिंग में हमेशा ट्राई करो, और कोचिंग में कभी रैंक पीछे भी आ जाए तो उसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे 12th के बताता हूँ एक इंसिडेंट है ना, जैसे 12th क्लास में मेरे 94% थे, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। तो जब एक बार हमारा प्री बोर्ड हुआ था ना, अरे तारीफ वाली बात नहीं है, वो 12th वाले परसेंटेज कहीं काम भी नहीं आते, इतनी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो मेरे जब 12th का प्री बोर्ड हुआ था ना मैथमेटिक्स का, मेरे 10th में भी पूरे नंबर थे, मैथ्स में जब 12th का प्री बोर्ड हुआ था तो मेरे 80 में से 32 नंबर आए थे एक बार, 32 मार्क्स 80 में से। मतलब आप सोच सकते हो कि जिसका सोचा हुआ, मेरा 12th में ये सोचा होता मैं बहुत अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, मतलब सब सोचते हैं मेरिट आएगी, उसके बाद ऐसे है कि आप 80 में से 32 नंबर आते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम पूरा ऐसे जमीन में चला जाता है कि कुछ भी हो ही नहीं रहा। 32 नंबर में तो 52 नंबर बनने हैं वहां पे 100 में से। बट वो चीज मैटर नहीं करती है कि आप प्री बोर्ड में कैसे प्रिपेयर, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, आपके यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। मैटर ये चीज करती है कि जब आपका डी आएगा ना, जब आपको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस मैच खेलते रहो, प्रैक्टिस मैच में आउट भी हो रहे तो कोई मैटर नहीं करती वो चीज, लेकिन जब आपका फाइनल मैच हो ना, तो उस टाइम आपका परफॉर्म करना जरूरी है। और आप जब डेली प्रैक्टिस करते जाओगे, छोटी छोटी चीजों की डेली सिलेबस पढ़ते जाओगे, जो कोचिंग में पढ़ाया है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो यहाँ पे या कहीं पे भी, तो आप जितना कोचिंग में पढ़ा रहे हैं डेली, आप उतना भी डेली प्रिपेयर कर लोगे ना। जैसे कि भाई एक दिन हो गया, आज पढ़ाया, मैं आज जाते ही प्रिपेयर कर लूंगा, दूसरे दिन पढ़ाया उसको वही प्रिपेयर कर लूंगा। 6 दिन हो गए, संडे की छुट्टी आई तो 6 दिन, वो जो 6 दिनों में पढ़ा है उसको मैं संडे में पूरा रिवाइज कर लूंगा। केवल आप कोचिंग वाली चीजें भी सफिशिएंटली करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। बट हम लोगों का क्या है कि हम लोग है ना, जितनी चीजें हमारे पास है ना वो है, उसके अलावा हम लोग है ना बाकी चीजों पर कंसंट्रेट करने लग जाते हैं कि एक वो गाइड भी अच्छी है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, वो भी अच्छी है, तो ऐसे करके आपका आउटपुट आता नहीं है वहां पे। तो जितनी चीजें अवेलेबल है अपने पास, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और सिलेक्शन हो जाता है। चाहे कितने भी पोस्ट आ रहे हो, 100 भी आ रहे हैं ना, आप ढंग से तैयारी करोगे ना तो हो जाएगा वहां पे। और 100 में आने के लिए आपको भी पता है कि आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। जैसे मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मतलब मेरे पापा और कभी खेत पे काम करने के लिए ना किसी आदमी को बुलाते हैं, सबके घर पे होता है, तो कोई ऐसा आदमी लाएगा क्या वहां काम करने के लिए जो कि बोलेगा मैं 12 बजे काम करने आऊंगा और मैं 4 बजे चला जाऊंगा, और एक दूसरा आदमी बोलता है कि मैं 9 बजे आऊंगा और मैं 6 बजे तक काम करूंगा, काम भी अच्छे से। तो हम उसी आदमी को प्रेफर करते हैं ना जो अच्छा मेहनत करता हो, अपने को अच्छा रिजल्ट देता हो। तो गवर्नमेंट तो आपको अभी जॉब लगाएगी, 60 साल तक आपको पैसे देगी, उसके बाद पेंशन देगी एनपीएस से। तो वो लोग ऐसे क्यों लोग लेंगे जो खुद ही अभी से सिंसियर नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, जैसे कि भाई अनसन किताबें पढ़ते रहते हैं, ये वाली भी पढ़ लूं मैं, वो वाली भी पढ़ लूं। तो आपको जो चीजें कोचिंग में मिल रही है, या फिर आप सर भी बता देंगे कि आप कोचिंग के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ना है आपको, वो चीजें पे आप उतनी भी चीजें कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके बिना चाहे रैंक भी अच्छी आ जाएगी आपको। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरा एसआई वाले में मतलब बता रहे हैं सबके इंटरव्यू में थोड़े बहुत ठीक ठाक आ गए, तो डबल डिजिट रैंक से पीछे नहीं जाएगी, 99 से पीछे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आनी है। पेपर दो अच्छे से, पेपर अच्छा होगा तो रैंक अपने आप आ जाएगी, बस उसी हिसाब से पढ़ाई की थी मैंने। तो ठीक है, सर के पास भी टाइम। मैं महावीर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपकी तरफ से ही है वो क्वेश्चन। महावीर, आप बीएससी के स्टूडेंट थे, साइंस पढ़ी आपने, और फिर ये करिश्मा कैसे हुआ कि हिंदी व्याकरण में आप 100 में से 97 लेकर के एसआई में आए हो?
ये करिश्मा कैसे हुआ? साइंस स्टूडेंट, बीएससी का साइंस स्टूडेंट, और कहीं पर हिंदी की कोचिंग नहीं की ऑफलाइन, और फिर 97 लेकर के आता है। ये कैसे हुआ? इसको संक्षेप में फिर से बता दो हमारे बच्चों को। मैंने हिंदी में वोकैब के लिए तो बता दिया आपको, पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, मुहावरे हुए, प्रशासनिक शब्दावली हुए, वो याद करने हैं आपको, सीधी सी बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नंबर लाने हैं तो याद करने ही पड़ेंगे। एक बार याद नहीं हो रहे तो 2 बार पढ़ो, 2 बार से नहीं हो रहे तो 15 बार तक रिवीजन कर लो। मेरी राघव प्रकाश वाली किताब देखोगे ना आप, तो उसके वो ना कि पन्ने फटने को आ गए, इतने अंडरलाइन हो गए, कहीं ब्लू कहीं रेड हो गई, कहीं वो, मेरी बुक से कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता, इतने ऐसे पढ़ रखे मैंने। तो आप मल्टीपल रिविजन्स करते रहो। और व्याकरण के लिए जैसे संधि समास वाला टॉपिक है ना, संधि समास, संज्ञा या वाच्य, ऐसा ही में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे ये काल वगैरह वाले थे, ये काल हुआ, एक वो क्रियाएं वाला टॉपिक, ये हमारे सिलेबस में नहीं, और मैंने बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे को समझ में आई नहीं वो चीजें। पर जब मैंने क्लासेस ली थी तो एक तो पीपीटीज भी प्रोवाइड कराते हैं उसके साथ में। अगर आप खुद के नोट्स भी बना रहे हो ना, तो आप उन चीजों को रिवाइज करते रहो, और कॉन्सेप्ट्स आपके जब क्लास में पढ़ा रहे हैं या जब सर हिंदी पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके उसी टाइम क्लास में क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप, मैंने तो कितना सा किया था, मतलब एफर्ट है, मैं बता रहा था ना कि आपको मिनिमम एफर्ट लगाना है, आउटपुट मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। मैंने हिंदी के अंदर व्याकरण के अंदर सर की क्लास से ली थी, और उसके अलावा जो सर ने पीपीटीज प्रोवाइड की थी, बस उतने एग्जाम्पल देखे थे। उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल भी नहीं देखे थे अलग से कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, वही बात। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप डेली पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, और व्याकरण की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। तो अभी आप जैसे जोड़ है, आपको बचपन में 2 + 3 5 सिखा दी थी, अब उसको देख के आप कोई सी भी जोड़ कर सकते हो ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चाहे हिंदी हो चाहे साइंस में कोई चीज हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप बाकी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लोगे और वो सही भी हो जाएंगे। और मैंने तो ऐसा, मतलब व्याकरण में पहले सोचा नहीं था कि मेरे को व्याकरण का डर है, मेरे को वोकैब का था नहीं कि वोकैब में नंबर कटेंगे, मेरे वोकैब में कट गए थे, व्याकरण पूरी सही हो गई थी क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर थे। एक जैसे मेरा क्या था कि जैसे उसमें मान लो कि कोई क्रिया का सवाल आया था मेरे, तो जैसे क्रिया का सवाल आया तो मैं देखते उसको अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, कि मैं देखा सवाल देखते मैं उसको अटेम्प्ट करने लगा। जैसे क्रिया का आया ना, तो सबसे पहले माइंड में विजुलाइज की वो चीजें, जैसे सर ने पढ़ाया था कि हाँ 3 टाइप होते हैं, इसकी ये विशेषता होती है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे हिंदी के अंदर, तो आप क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतना बढ़िया स्कोर आ जाए। वो धीरे धीरे जब चीजें आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं ना चीजें, तो आउटपुट अपने आप आने लग जाता है उन चीजों का। और बाकी मैंने अलग से कुछ ऐसे किया नहीं था। आप लोग जैसे पढ़ रहे हो वैसे सब लोग पढ़ते हैं, वैसे मैं पढ़ता हूँ। लोग पोडियम के इधर की साइड आने के बाद ना मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैंने वो भी किताब पढ़ी थी, मानस वाली भी पढ़ी थी, वो भी पढ़ी थी, 4-5 किताबें पढ़ ली थी मैंने। फिर आप लोगों को लगे क्या पता इतना पढ़, मैंने कुछ भी नहीं, बस वो एक सिंगल किताब रखो, वो उसको अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से क्लास से ले लो, उसमें नंबर आ जाएंगे आपको। तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत है ही कहाँ वैसे भी। तो जितना स्टडी मटेरियल है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, वो वाली चीजें। एक और बहुत खूबसूरत बात, एक व्यक्तित्व की बात बताना चाह रहा हूं। महावीर खुद बताएंगे तो अच्छा है। महावीर मुझसे नीचे क्या कह रहे थे और अब महावीर को रोकने की जरूरत पड़ रही है। सोचिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। महावीर बताओ इस एक खूबसूरत रहस्य को फिर से सुनो महावीर से, अभी भी घटा है आज यहीं पर। अभी जैसे मेरे को सैटरडे को सर का मैं फ्राइडे को मैं खुद वहाँ गया था परिष्कार कॉलेज सर से मिलने के लिए। तो सर ने सैटरडे को फ़ोन किया था कि ना कि आपको सेमिनार है तो आप आ जाना, बच्चों को थोड़ी चीज़ें बता देना। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार बताने जैसा क्या, नॉर्मल पढ़ा सब कुछ है, कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया मैंने। और आज सुबह जैसे मेरा प्रीलिम से 10 दिन बाद तो पढ़ ही रहा था, सर का कॉल आया वापस, तो फ़ोन मेरे को पता ही नहीं चला कि साइलेंट पड़ा हुआ था। फिर फ़ोन उठाया, 2 फ़ोन देखे, फिर लगा कि यार मैंने बोल तो दिया था अब नहीं जाऊँगा, तो फिर बहुत ज़्यादा गलत चीज हो जाती है कि अगर मैं गया नहीं वापस तो ऐसे। और मैं आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ में ना, आरएस के साथ आर्मी के लिए भी कर रहा हूँ। तो उसमें भी ऐसा है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो तो वो डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी हो ना, आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप चीजें कर ही नहीं पाओगे वहां पे। तो फिर मैं नीचे आया आज, जैसे फटाफट 15-20 मिनट में तैयार हो गए। फिर जब नीचे भी था तो मुझे एक बार ऐसे लग रहा था कि यार कभी स्क्रीन फेस नहीं की ना कभी ऑडियंस फेस किए,
तो बोल नहीं पाएंगे। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि नहीं होगा। मैं सर को बोल रहा था कि सर अभी नेक्स्ट सेमिनार कब कंडक्ट करोगे, उसमें आप मेरे को बुला लेना, मैं 2-3 दिन पहले आऊँगा, फिर स्क्रीन पे थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा 2-3 दिन, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम आके सर अच्छे से बोल दूंगा। तो वो चीज़ थी। बट सर ने बोला कि जब फर्स्ट टाइम करते तो सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे आप यहाँ पे आके बोल रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम में कुछ भी चीज़ें अच्छी होती नहीं है। बट आप एफर्ट डालोगे। सर ने फिर भी, मेरा तो फिर भी आने का, मैं तो सर को कन्विंस करा था, सर इस बार नहीं, सर अगली बार नहीं होगा सर, मेरे से अभी बोला ही नहीं जाएगा, आप खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा उस चीज से। बट सर ने रोकना पड़ रहा है महावीर को। बट ये ताकत होती है हम सबके बीच में। बट फिर जब ऐसे लगा कि मतलब एक वो आपको इनिशियल स्पार्क लगाना होता है कि एक बार हिम्मत कर लेना किसी चीज की, तो उसके बाद हो जाता है। यहाँ पे है, जैसे मैं आर्मी के इंटरव्यूज देता हूँ तो वहाँ पे ब्रिगेडियर जैसे या मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर इंटरव्यू ले, वहाँ डर नहीं लगता है, वहाँ पे आप 1-on-1 इंटरव्यू दे रहे होते। बट यहाँ पे ऐसे था कि भाई फर्स्ट टाइम ऑडियंस फेस करनी है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस होगी नहीं, शायद कैमरे को देख के बोलना लाइव होगा, तो उस हिसाब से। बाकी जब आए तो थोड़े से 2 मिनट लगता है, शायद किसी ने नोटिस किया था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरे पैर भी कांप रहे थे। वो होता है, सबके साथ होता है वो चीज़ें। और उसके बाद जब एक बार आप फ्रैंक हो जाते हो चीज़ें, आप सेम चीज़ वो सिलेबस के साथ देख लो, एक बार सिलेबस के साथ फ्रैंक हो गए, चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आप ऐसे मतलब खुद को ऐसे लगेगा कि आप कहीं से भी पेपर दे दो मेरे को, मैं कर लूंगा वो वाली सवाल। बस वही चीज़ें, आपको डिसिप्लिन रहने की जरूरत है उसके लिए। और बाकी बस सिंपली पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। ऐसे आपको डेली मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, खुद को ही मोटिवेट होना है और डेली पढ़ते रहो। बाकी और इतना ही है। बस बस महावीर, बहुत है, बहुत है। ये जो अभी जो बात की है महावीर ने, ये बात मूल्यवान है हम सबके लिए। टारगेट बड़ा मुश्किल लगता है, ये संभव नहीं हो पाएगा। महावीर ने सोचा सर मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, बाद में बोलूंगा। मैंने इसको बताया कि यार मैं भी 8वीं क्लास में एक डिबेट रटटा के ले गया था, और वहां पर मुझे बोलनी थी, मैं बीच में 1-1.5 मिनट तक तो जो याद रहा वो बोला, उसके बाद फिर अंधेरा छा गया। तो मैंने कहा चलो उतरो, जैसे और पहले वाले उतर के चले गए, अपन भी उतरे। फिर कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ी हिम्मत रखते हैं, थोड़ी हिम्मत। और स्ट्रगल ने दिमाग किया, और फिर थोड़ी देर में दिमाग जो है याद दिला देगा, अगला सेंटेंस याद आ गया और डिबेट पूरी करके आ गया। मैंने कहा महावीर, उस दिन के बाद से आज मैं दूसरों के सामने दहाड़ के बोलता हूं, पढ़ाता हूं। अगर मैं उतर गया होता उस दिन 8वीं कक्षा में, उस दिन मैं उतर गया होता स्टेज से, तो जिंदगी का वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैं महावीर को यहां पर इसी कॉन्फिडेंस के लिए लाना चाह रहा था, और महावीर ने दिखा दिया, वो कॉन्फिडेंस दिखा दिया। आप लोग नहीं सोच रहे थे कि जब महावीर सीढ़ियों में आ रहा था तो इसके पांव कांप रहे थे, नहीं सोच रहे होंगे। ये होता है सबके साथ। आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, आप लोग भी आओगे तो आपको भी फील हो जाएगी वो चीज। डर सबको लगता है उसमें, ऐसा कुछ अलग, लेकिन वो है कि करना पड़ता है, सीधी सी बात है। समझ में नहीं आ रही चीजें, मतलब नहीं हो रहा, तो एक बार ये सोचा कि जाऊंगा, बोलूं, मतलब कुछ भी नहीं बोलूंगा तो ऐसे हेलो करके भी आ जाऊंगा, लेकिन एक बार जाऊंगा जरूर। चीजें हो भी गई, वहां पे वो हाथ खड़े कर साइंस स्ट्रीम की है, जीके पढ़ने में बोरिंग फील होता है, तो उसको इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए, इस प्रश्न को बोलो। प्रश्न क्या है उनका? भाई उनका प्रश्न है कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, वैसे मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ, कि जीके बहुत बोरिंग फील होता है, मतलब है ना कि जीके ऐसे अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या सबको लगता है। जैसे 10th जिसने साइंस लिया उसको 10th की सामाजिक विज्ञान सबसे खराब सब्जेक्ट लगती थी, मेरे को भी लगती थी। अब उनका ये सवाल ये है कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। इंटरेस्टिंग ये है कि आप ना 2 चीजें साइमल्टेनियसली चलाते जाओ। एक बार जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, आप 1.5 घंटे 2 घंटे उसको पढ़ो। फिर आप जब ऐसा लग रहा है कि वो सब्जेक्ट हो गया, तो फिर आप जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस, ये मैटर नहीं करता कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको सिलेक्ट होना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप जबरदस्ती बैठ जाओ 1.5 घंटे 2 घंटे, कि जब तक मेरे को ये चीज याद नहीं होगी, या जब तक मैं इतने मतलब पेज है या इतने टॉपिक्स में पढ़ नहीं लूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सीधी सी बात ये है। किसी के पास कोई दवाई नहीं है कि भाई कोई नॉन इंटरेस्ट। मेरे को भी ज्योग्राफी है, मेरे को इंडियन ज्योग्राफी मतलब इतनी खराब लगती है ना कि मेरा मन ही नहीं कर,
ऐसे है ना, मेरे को ज्योग्राफी हो सकता है कईयों की बहुत अच्छी मतलब होते हैं ना कि कमांड हो जाती है, मेरे को ज्योग्राफी शुरू से ऐसे लगती है ना कि आपको कुछ पढ़ाएंगे ना तो एक जगह ये चीज बता दी। साइंस में क्या होता है भाई कि एक फॉर्मूला बता दिया, फिर हर क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से होता है, यही होता है। अब ज्योग्राफी में आपको जब ग्लोब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज लग रही है, यहाँ पे ये चीज लग रही है। अरे सर, जब वहां पे वो नीचे वो चीज लगी तो ऊपर भी तो वही चीज लगेगी ना, बट वो 5 जगह अलग अलग चीज बताएंगे। तो मेरा ऐसे क्लास से पहले ये हो गया था कि यार मेरे को पता है मेरे को ज्योग्राफी नहीं आनी, लेकिन मेरे को जिंदगी भर के लिए ज्योग्राफी पढ़नी भी तो नहीं है। आपका कितना काम है, एग्जाम दो, एग्जाम के टाइम 5-6 महीने जितने भी हो, जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डाल दो। उसके बाद किताबों को बोरी में बंद करो और घर के अंदर डाल दो, कोने के अंदर। यही है भाई। और उसके बाद क्या है, मेरा तो खुद का सोचा हुआ है कि एक बार आरएस में सिलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद टीए होता है, टेरिटोरियल आर्मी होता है, कि आप आरएस और आर्मी दोनों साथ सर्व कर सकते हो उसके अंदर। उसमें सिलेक्ट हो गए, फिर किताबों का क्या काम है भाई, पढ़ना। आप भी तो ये सोचो, आपके आगे के 40 साल 35 साल इतनी अच्छी जिंदगी मिलेगी आपको। आप एक बार अनएम्प्लॉयड रह के सोचो कि खुद अनएम्प्लॉयड हो आप और फिर जिंदगी चलानी पड़ रही है। दूसरी चीज है कि आप 35-40 साल आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, और हमारे कई मारवाड़ के लोग उनकी शादी भी हो जाएगी जैसे जॉब लगने के बाद, बाकी ऐसे होती नहीं है। ये सब चीजें भी हो रही है और आपको एफर्ट कितना डाल रहा है, 6 महीने के लिए एफर्ट डालना पड़ रहा है सिर्फ। आप इतने से 6 महीने भी नहीं पढ़ सकते आगे के 35 साल के लिए, तो फिर आप खुद ही नालायक हो। और ऐसे लोग सिलेक्ट होने भी नहीं चाहिए। सही बात ये है, वो लोग क्यों लेंगे वहां पे ऐसे लोगों को जिनसे 6 महीने की भी पढ़ाई नहीं हो रही। आप अगर 35 साल का पर्सपेक्टिव लेके सोच रहे हो, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि आप इंटरेस्ट बनाओ उसके अंदर। जबरदस्ती इंटरेस्ट बन जाता है सबका, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजों में अपने आप इंटरेस्ट होता है तो हो जाएगा इंटरेस्ट, वो है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। सही चीज है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप जबरदस्ती बैठ के पढ़ो। लेकिन ये जो आगे नेक्स्ट 5-6 महीने जितने भी टाइम है, या जितने भी आपके एग्जाम तक का टाइम, अभी तो आपके वैकेंसी वो जैसे एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया तो टाइम तो खूब है। आप कोचिंग की चीजें भी रिलीजियसली फॉलो करोगे, डेली टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे ना, तो सारी चीजें आपके आराम से हो जाएगी। आपको खुद को ऐसे लगेगा ही नहीं कि अलग से कुछ पढ़ाई नहीं था और ऐसे सिलेक्ट हो गए। और ऐसे सिलेक्ट होते हैं भाई। मैंने तो एलडीसी वाला पेपर दिया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कोई तैयारी नहीं थी ऐसे, और सबके साथ होता है, लोग साथ में फॉर्म भरते हैं ना रीट में, या जैसे कि पटवारी वाला कि अपन दोनों ना रात को 2:30 बजे फॉर्म भरेंगे तो 7-7 नंबर आ जाएगा, तो मेरे को मैथमेटिक्स बता देना। तो मेरा तो फॉर्म भी मेरे किसी दोस्त ने लगाया था कि मेरे को मैथमेटिक्स बता देना। मैंने कहा भाई तू फॉर्म भर दे। पहले मुझे पता था आना नहीं है, क्योंकि कभी किसी एग्जाम में मेरा किसी के साथ आया ही नहीं। मैंने कहा फॉर्म भर दे, मैं देखूंगा भाई एग्जाम आएगा। फिर जब एडमिट कार्ड आए, उस टाइम मेरी कोचिंग चल रही थी, 7 बजे में आया, जैसे अगले दिन एग्जाम है, उसका कोटा सेंटर आया, मेरा अजमेर सेंटर आया। फोन किया, पूछा कि है ना चल मतलब एग्जाम देने पहुंच गया क्या? तो मैंने कहा मैं तो एग्जाम ही नहीं दे रहा। कि एग्जाम तो दे ले। तो मैंने कहा एग्जाम क्या देना, तेरा अलग आ गया मेरा अलग आ गया, मैं तो तेरे लिए देता तो भी मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने बोला पहला एग्जाम है, थोड़ा दे ले, क्या पता एक्सपीरियंस हो। एकदम चिल होके गया, नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई थी, इतना कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन नंबर बहुत अच्छे आ गए थे। तो वही है पूरी, आप जब भी ये जर्नी है आपकी 5 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की, जितने भी टाइम पढ़ रहे हो ना, सबसे पहली चीज होती है कि आपको खुद को यकीन दिलाना इस बात का कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आपके क्लास में आजू बाजू में आपसे बहुत ब्रिलियंट लोग बैठे रहेंगे, बहुत ब्रिलियंट लोग। हो सकता है मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता तो मैं आपके बीच में आके बैठ जाता, हो सकता है। बाकी बहुत ब्रिलियंट लोग रहते हैं, उनका नहीं भी होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट डेली टू डेली मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होते। आप बहुत नॉर्मल हो, एवरेज लोगों का होता है, लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं जिनके 10th में 48% होते हैं। ये तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवारी, ऐसी नौकरियां हैं। तो इनमें तो आपको पता ही है सबके साथ होता है, बट आपको पढ़ना कंटिन्यूसली पड़ेगा, वही वाली चीजें हैं। बाकी उसके अलावा मैंने सारी चीजें बता दी, और क्या ही बचेगा इसके अंदर वैसे बाकी पूछना हो तो। थैंक यू ऑल। ओके, देखो उस महावीर से आपने सुना जो यहां अभी इस सेशन को अटेंड नहीं करना चाहते थे। उस महावीर से सुना जिसके सीढ़ियों में पांव कांप रहे थे, और वो महावीर कितनी देर तक आपके सामने बहुत खुल करके बोल के गया, कॉन्फिडेंटली। ये महावीर की बात नहीं है केवल, ये महावीर हर बच्चे में है। सिर्फ अपने आप से लड़ने की जरूरत है, सिर्फ